नमस्कार बच्चों, चलिए आज मैं आपको पीडीएफ कराता हूं। अमेरिकन अप्रोच मैंने आपको समझा दी है। आज जो पीडीएफ सेंड करी थी उसकी रीडिंग करवा देता हूं। आज आपको 10 या 15 मिनट लगेंगे रीडिंग कराने में। आप कहोगे जी गुरुजी ने रीडिंग नहीं कराई। हाँ जी, कर लो। कह रहा है मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, पुराने जमाने की अप्रोच। ये मॉडर्न का मतलब मॉडर्न जमाना चल रहा है हमारा, और अमेरिकन अप्रोच ही बोलते हैं। एग्जाम में अमेरिकन अप्रोच के नाम से पूछ सकता है। कहता है अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड into 5 categories for the purpose of recording the transaction. All assessed liabilities, capital account or owner's equity, expenses, losses, income और gains। ये 5 अकाउंट्स होते हैं मॉडर्न अप्रोच में, जिससे हमारी पूरी अकाउंट चलेगी, जिससे बच्चों हमारी पूरी अकाउंट चलेगी। और इसको मैंने ऐसे दिखाया, आपको शो किया प्रेजेंटेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग असेस्ड लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और इनकम। क्या है ये? असेस्ड लायबिलिटी, ऑनर्स कैपिटल, एक्सपेंसेस और इनकम्स। ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस असेस्ट बढ़ेगी तो क्या करूंगा? डेबिट, और घटेगी तो क्रेडिट। इंक्रीज का मतलब क्या होता है बच्चों? बढ़ना। और डिक्रीज का मतलब क्या होता है बच्चों? घटना। असेट बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगी तो क्रेडिट। ठीक है बच्चों। लायबिलिटीज बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। मतलब असेट का बिल्कुल उल्टा होता है। असेट बढ़ती है तो क्या करूंगा? डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। देखो, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। मतलब असेट का उल्टा होता है। मैंने बताया था आपको, असेट बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगी तो क्रेडिट। अब उसका उल्टा कर दो, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। बस जो रूल लायबिलिटी के होंगे वही रूल किसके होंगे? कैपिटल के। कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। ठीक है। जो असेस के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वही एक्सपेंसेस के होते हैं, एक्सपेंसेस के और लॉसेस के। ये दिमाग में रखना आप। जो कॉन्सेप्ट असेस के होंगे सेम कॉन्सेप्ट किसके होंगे? एक्सपेंसेस के और लॉसेस के। ठीक है भाई। एक बताओ, आपने असेस खरीदी तो अमेरिकन वाले कहते हैं चाहे अल्टीमेटली मैंने पैसा गया तो खर्चा हो गया। आपने किसी को सैलरी दी तब भी क्या हो गया? खर्चा हो गया। अमेरिकन वाले ये मानते हैं कि पैसा जा रहा है तो खर्चा हो गया। तो जो असेस को हम क्या करते थे? डेबिट। एक मिनट बच्चों, एक्सपेंसेस और लॉसेस मैंने बताया था। जो कॉन्सेप्ट असेस का होता है वही कॉन्सेप्ट असेस का उसका होगा। खर्चे बढ़ेंगे डेबिट और घटेंगे तो क्रेडिट। देखो यही असेस का, देखो असेस का भी यही है। असेस बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगी तो क्रेडिट। ऐसे खर्चे बढ़ेंगे तो डेबिट और घटेंगे तो क्रेडिट। इनकम मैंने बताई थी एलआईसी बोले तो लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, तीनों के कॉन्सेप्ट एक ही हैं। एलआईसी बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। ये बात दिमाग में रख लो जो मैंने समझाई थी। जितना मर्जी तार खींच लो, कंसेप्ट वहीं आके गिरेगा। मैंने इसका शॉर्टकट तरीका बता दिया आपको। दुनिया में कोई भी बता दे तो मुझे आके गोली मार देना। देखिए, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। चलिए देखिए, असेस्ड अकाउंट, इंक्रीज इन असेस्ड इज डेबिटेड
एंड डिक्रीज इन असेट्स इज क्रेडिटेड। सब कुछ वही है, असेट्स बढ़ी तो क्या करूंगा, डेबिट, और घटी तो क्या करूंगा, क्रेडिट। ठीक है, एक हमें असेट्स अकाउंट बताना सिखा, मतलब बाद में सिखाऊंगा बनाना। अभी आप फिलहाल ये समझ लो, मैंने आपको शुरू में सिखाया था असेट्स अकाउंट बनाएगा। ये साइड क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट। ऐसे तो लिखते हैं हम अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे, यूं तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बताया था मैंने आपको। इसे क्या बोलूंगा, डेबिट, उसे क्या बोलूंगा, क्रेडिट। कह रहा है इंक्रीज इन असेट्स विल बी टेक प्लेस इन दिस साइड। अगर असेट्स बढ़ेगी तो कहां लिखूंगा, इस साइड में, और घटेगी तो इस साइड में। ठीक है, अकाउंट जब बनाएंगे, अकाउंट बनाना सिखाऊंगा मैं आपको आराम से, जल्दी जल्दी नहीं। अभी आप बिल्कुल नए नए बच्चे हो, आपको बहुत आराम से पढ़ाना पड़ेगा, वरना क्या है आप बिदक जाओगे और फिर आपके अकाउंट समझ में नहीं आएगी। ठीक है, फिलहाल अभी आप दिमाग में समझ लो कि असेट बढ़ेगी, इंक्रीज इन असेट विल बी टेक प्लेस इन दिस साइड। असेट बढ़ेगी तो इस साइड में आएंगे और घटेगी तो इस साइड में। लायबिलिटीज, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिटेड और डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिटेड। मतलब लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और घटेगी तो डेबिट। तो क्रेडिटेड और डेबिटेड नाम से घबरा मत जाना। क्रेडिटेड मतलब क्रेडिट करेंगे और डेबिट मतलब डेबिट करेंगे, घटेगी तो। ऐसे ही लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी विल बी टेक प्लेस इन दिस साइड। जब मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी तो इधर लिखूंगा और घटेगी तो इधर लिखूंगा। ये सारे कॉन्सेप्ट जी कहां यूज कराऊंगा, ये मैं आपको सिखाऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। एक अलग चैप्टर है, पूरा चैप्टर है, बट उसके कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर ले लिए हैं। ये सब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में समझाऊंगा, पूरे चैप्टर है बच्चों। कैपिटल वही कंसेप्ट जो लायबिलिटी का कंसेप्ट था, सेम कंसेप्ट कैपिटल का है। कैपिटल बढ़ेगी, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिटेड और डिक्रीज इन कैपिटल डेबिटेड। कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। डिक्रीज इन कैपिटल विल बी टेक प्लेस दिस साइड। ठीक है बच्चों, इसे बोलते हैं टी शेप अकाउंट। क्या बोलते हैं इसे, टी शेप अकाउंट बोलते हैं बच्चों से। ये कहां सिखाऊंगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में। ठीक है बच्चों, हो सकता है आज उसके कॉन्सेप्ट में थोड़ा समझाना शुरू कर दूं, लेकिन इसका अलग चैप्टर है, 8 नंबर का चैप्टर है, वो बाद में समझाऊंगा। पहले आपको जनरल कराऊंगा, बट आपको आज थोड़ा समझा दूंगा ताकि बीच में कभी दिक्कत ना आए, आपको समझा दूंगा आपको। ऐसे ही आगे देखो, एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट, खर्चे, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस और लॉसेस है, ये लॉसेस है। लॉस एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, गलत नहीं है। ये लॉसेस है, तो आप घबरा मत जाना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करूंगा, डेबिट एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज टू क्रेडिटेड। मैंने बताया था कि असेट्स का और लॉसेस का कॉन्सेप्ट एक ही होता है। असेट बढ़ेगी तो क्या करूंगा, डेबिट, और लॉसेस या एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो क्या करूंगा, डेबिट। देखो, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस और लॉसेस विल बी टेक प्लेस इन दिस साइड। अगर खर्चे बढ़ेंगे तो कहाँ आएंगे, इस साइड में, और खर्चे घटेंगे तो कहाँ आएंगे बच्चों, इस साइड में। ठीक है बच्चों, ऐसे ही रेवेन्यू को बोलते हैं इनकम। याद रखना हमेशा, इनकम गेन, इनकम और गेन, रेवेन्यू। अकाउंट्स के अंदर इनकम को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन इनकम, रेवेन्यू एंड गेन इज टू बी क्रेडिट। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो क्या करूंगा, क्रेडिट। वही वाला LIC वाला, LIC बोले तो लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल। ये बढ़ेंगे तो कहां लिखूंगा, डेबिट में। ये बढ़ेंगे तो कहां लिखूंगा, क्रेडिट में। देखो, इंक्रीज इन रेवेन्यू इनकम विल बी टेक प्लेस इन दिस क्रेडिट साइड। कहां लिखूंगा, क्रेडिट साइड में। इसे बोलते हैं टी शेप अकाउंट। टी शेप, टी में है ना, ये टी बन गई, ये टी बन गई, तो इसे बोलते हैं टी शेप। ठीक है, चलिए देखिए, रूल्स अंडर मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। फिर देखो, चीज सब वही आ रही है, बस लिखने का अलग अलग तरीका समझा दिया। दी रूल्स आर समराइज एज फॉलो, इसको ऐसे समराइज कर दिया। इंक्रीज इन असेट्स डेबिट, डिक्रीज इन असेट्स क्रेडिट। इसे याद करना बच्चों, आपको रट्टे लगाने हैं। पूरा 12th में इसी का यूज है,
पूरे 12th में 7-6 चैप्टर पार्टनरशिप के इसी कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, मॉडर्न अप्रोच पे। आप 11वीं में ट्रेडिशनल अप्रोच चला सकते हो, काम चल जाएगा, लेकिन जो चैप्टर अगला चैप्टर कराऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, वहां पर मॉडर्न अप्रोच ही चलाना पड़ेगा आपको। तो इसलिए मेरी जरूरत है जनरल एंट्री में तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच से भी कर लो काम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगला चैप्टर आएगा इक्वेशन मॉडर्न अप्रोच, उसका दूसरा नाम है मॉडर्न अप्रोच का 3 नाम है। मॉडर्न अप्रोच के 3 नाम है, मॉडर्न अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तो इसलिए आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से तो आप जनरल एंट्री कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मॉडर्न अप्रोच से भी हो जाएंगी, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सेम इफेक्ट आएगा। ठीक है बच्चों, मैंने लिख भी दिया, अभी बढ़ाता हूं आपको। तो असेट बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। समझ में आ रही है? ऐसे ही खर्चे बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, वो कहेगा आपसे कोई 4-5 अकाउंट पूछेगा। ये जब सीए वगैरह करोगे, जब ज्यादा करना है आपको, सीए में भी आएगा ये सर। हाँ जी सर, सीए में आएगा। हाँ जी, तेरे 25,000 रुपये का फायदा करवा रहा हूं सीए क्या, ये मान ले लक्ष्मी नगर में 25,000 रुपये फीस है सीए फाउंडेशन की, सब यही पढ़ाया जाएगा। बहुत डिटेल स्टडी करा दी है 11वीं में, तेरे को बस जितना मैंने करा दिया वो आ गया। 11वीं लेवल का तो मैंने तेरे को पढ़ा दिया, अब मैं तेरे को एडवांस में तेरे को सीए बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग अंडर पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये आपको अकाउंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये 21 अकाउंट दे रखे हैं। आपसे पूछ रहा है क्लासीफाई करो, कौन सा पर्सनल है, तो ये किससे होगा? ट्रेडिशनल अप्रोच से। अगर मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं बताऊं और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सी में भी आएगा और 11वीं में भी आएगा, फिर क्या करेगा तू? तो इसलिए बेटा पढ़ना पड़ेगा सब कुछ, आप कुछ चीज छोड़ नहीं सकते अकाउंट्स के अंदर, ये ध्यान रखना। तो ठीक है, अब यहां देखो मैंने क्या किया कि तीनों को अलग अलग बांट दिया, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। वो आपसे यही कह रहा है कि ये आइटम दे रखे हैं, इन आइटम में छांट के बताओ कौन सा पर्सनल में आएगा, कौन सा रियल में आएगा और कौन सा नॉमिनल में आएगा। अगर तेरे को तूने ढंग से पढ़ रखा है, जो मैंने एक चार्ट बनवाया था, बहुत सारे अकाउंट लिखाए थे पर्सनल के, रियल के और नॉमिनल के, सर वही चार्ट है, वही चार्ट है, वो दुनिया का सारे बाकी सब कुछ का कंसेप्ट है। मैं तो तेरे को 1 मिनट में समझा दूंगा। देख अभी देख, ज्योति नहीं पढ़ने की, सब कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। देख अब यहां देख, कैपिटल, पहले तू क्या करेगा? पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीनों अकाउंट को लिख लेगा। अब बता कैपिटल क्या है, कौन लगाता है? पूंजी, स्वामी, व्यवसाय के द्वारा, व्यवसाय के स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी को क्या बोलते हैं? कैपिटल। कौन लगाएगा? राजीव जैन लगाएगा, व्यक्ति लगाएगा, कोई जानवर थोड़ी लगाएगा। जानवर लगाता है कैपिटल, उसमें पैसे होते हैं। तो दिमाग लगाना है अकाउंट्स के अंदर। सर जी पूंजी कौन लगाएगा? व्यक्ति लगाएगा। तो व्यक्ति लगाएगा तो अंदर से आवाज क्या लगा रही है? अंदर से आवाज क्या आ रही है? सर व्यक्ति ने लगाई पूंजी, तो क्या है ये? पूंजी कौन लगा रहा है? व्यक्ति। तो कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। देखो याद है। अगला पढ़िए, बी, मशीन। मशीन क्या है? संपत्ति है। मैंने बताया था रियल अकाउंट में सभी संपत्तियां आती हैं। रियल अकाउंट में क्या आता है? सर जी सभी संपत्तियां आती हैं, असेट्स आती हैं। देखो ये मशीन क्या है? रियल अकाउंट है। मशीन कौन सा अकाउंट है? रियल। ऐसी परचेज, परचेज कौन सा अकाउंट है सर? ध्यान से देखिए, देखिए अब परचेज है। परचेज कौन सा अकाउंट है? सर जी परचेज क्या है? मॉडर्न अप्रोच से
परचेज मॉडर्न अप्रोच से क्या है, मॉडर्न वाले परचेज को क्या मानते हैं, एक्सपेंसेस। क्या मानते हो उसे, एक्सपेंसेस। तो कौन सा अकाउंट है, रियल। देखो नॉमिनल अकाउंट है, परचेज देखो ये आ गया, नॉमिनल अकाउंट में आ गया। अगला देखिए, डिस्काउंट मिला, डी इनकम है। डिस्काउंट मिला बच्चों, क्या है मेरी इनकम। इनकम क्या है, मैंने आपसे कहा था नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं, सभी इनकम आती है और खर्चे आते हैं। हमें डिस्काउंट मिल रहा है, ये हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई। डिस्काउंट क्या हो रहा है, मिल रहा है। देखो इनकम आ गई, देखो डिस्काउंट इनकम आ गई। किराया दिया, क्या खर्चा है। क्या किराया दोगे दुकान का, आपने यूज कर लिया, बेनिफिट ले लिया, क्या आपको वापस मिल जाएगा लैंडलॉर्ड से। जो वापस नहीं मिलेगा वो क्या है, खर्चा। तो किराया क्या है, खर्चा। नॉमिनल अकाउंट है, देखो ये आ गया। ऐसे ही बैंक, बैंक क्या है, कानून का बच्चा। बैंक कौन बनाता है, कानून। मेड बाई लॉ, लॉ का मतलब कानून बनाता है। तो ये कौन सा अकाउंट है सर जी, पर्सनल अकाउंट है। मैंने लिखवाया था वे खाते जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संस्था के नाम से खोले जाते हैं, पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। एक से एग्जाम भी लिखाए थे मैंने, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट सब लिखवाए थे। तो बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट। देखो जी आ गया, चेक करिए। ऐसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्या होती है, लायबिलिटी होती है। क्या होती है बच्चों, ये लायबिलिटी होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट। मैंने आपसे कहा था पर्सनल अकाउंट में 3 चीज आती हैं, रिसीवेबल और पेबल भी आता है। रिसीवेबल और पेबल, पैसा देना है, बैंक को देना है। सर जी बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, पहले ये समझ लो। पहले बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी होती है। मतलब कहने का मतलब है मेरे बैंक में 1 लाख रुपए जमा है, बात को समझ लो, ठीक है। मैंने बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले रखी है। पहले समझो ओवरड्राफ्ट होता क्या है। मैंने बैंक से क्या ले रखी है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले रखी है। मैंने बैंक को बता रखा है, बैंक भाई साहब कि मुझे 5 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट दे दो। 5 लाख का ओवरड्राफ्ट का मतलब है अगर कोई भी पेमेंट मेरे अकाउंट से 5 लाख रुपए तक आए तो आप कर देना। अगर मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है तब भी आप कर देना। मिनिमम बैलेंस तक जितना पैसा है, अगर उसके तक भी है, मेरे अकाउंट में 1,000 रुपये का बैलेंस है, अगर मैंने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले रखी है और 4,95,000 रुपये का चेक आ गया मेरे अकाउंट में, तो बैंक क्या करेगा, पेमेंट कर देगा। मेरे अकाउंट में है कितने, 1,000, और बैंक ने पेमेंट कितना कर दिया, 4,95,000 रुपये का। तो 4,94,000 रुपये क्या हो गया, नेगेटिव बैलेंस हो गया। मतलब मुझे पैसा बैंक को देना है। अगर पेमेंट आ गया 4 लाख रुपए का, पैसे कितने मेरे अकाउंट में, 5,000 रुपये, पेमेंट कितने का आ गया, 4 लाख का, तो बैंक क्या करेगा, पेमेंट कर देगा। क्योंकि बैंक 5 लाख रुपए तक का पेमेंट अगर बैलेंस आ जाता है ना, माइनस बैलेंस आ जाता है, नेगेटिव बैलेंस आ जाता है, तो बैंक क्या करेगा, पेमेंट कर देगा मेरे ब्याज पर। मतलब चेक को बाउंस नहीं करेगा। अगर मैंने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले रखी है तो बैंक से फैसिलिटी लेनी होती है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है, लायबिलिटी होती है। मुझे बैंक को पैसा देना है, चिंता आ गई। मुझे बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है, बताया था आपको, बैंक को देना है, लायबिलिटी हो गई। तो जितने भी रिसीवेबल और पेबल हैं वो सब क्या है, पर्सनल अकाउंट में आएंगे। देखिए बैंक क्या है हमारी, सर जी बैंक हमारी पर्सनल अकाउंट है, मेड बाई लॉ, बैंक को देना है, तो ये आ गया पर्सनल अकाउंट में। आगे देखो, ऐसे सेल, परचेज और सेल को हमेशा क्या मानोगे, नॉमिनल अकाउंट। सेल क्या है, हमारी रिवेन्यू है, इनकम है। इनकम कहाँ है, यहां पे आकर देखो, ये आ गया, देखो ये आ गया। आप चाहे कहीं भी लिख दो, लिखा आपने कहा है, नॉमिनल अकाउंट में। आप चाहे कहीं भी लिख दो, अपने 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 घर पे बैठ के ऐसे ही बनाना, सीरियल से बनाना। जो सीरियल आ रहा है ना, जिस सीरियल ऑर्डर में आ रहा है, आप वैसे ही बना लेना। कॉपी बनाओगे आप तो आप सीरियल ऑर्डर बना लेना। ये टाइप गलत कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर ले लेना, आप रेंट के नीचे ले लेना, आप रेंट के नीचे ले लेना। डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं, जिस डेटर वह व्यक्ति होते हैं जिनको हम उधार माल बेचते हैं। डेटर्स कौन होते हैं, सर जी डेटर वह व्यक्ति होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, रिसीवेबल, पैसा लेना है। रिसीवेबल मतलब पैसा लेना, व्यक्ति से पैसा लेना है,
माल किसे बेचा होगा? इंसान को, कंपनी को, किसी कंपनी को बेचा होगा, या किसी व्यक्ति को माल बेचा होगा, या किसी संस्था को माल बेचा होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी को माल बेचा होगा। तो ये क्या है? ये सब पर्सनल अकाउंट है। तो डेटर्स मेरा क्या है? पर्सनल अकाउंट है। कहाँ है? देखो ये आ गया, डेटर पर्सनल अकाउंट आ गया। देखो ऐसे ही क्रेडिटर्स, मैंने माल खरीदा उधार। क्रेडिटर वह व्यक्ति होते हैं जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं, अर्थात हमें पैसा देना है। मैंने बताया था रिसीवेबल और पेबल कहाँ आते हैं? पर्सनल अकाउंट में। रिसीवेबल का मतलब पैसा लेना है और पेबल का मतलब पैसा देना है, लायबिलिटी हो गई। क्रेडिटर्स क्या है? हमने उधार माल खरीदा, माल ले आए। अबे किसी इंसान से लाए होगे, किसी कंपनी से लाए होगे, किसी फर्म से लाए होगे, किसी संस्था से लाए होगे। ये सब क्या है? ये सर जी पर्सनल अकाउंट है। कहाँ आएंगे? पर्सनल अकाउंट में आएंगे। क्रेडिटर्स, आपने उधार माल खरीदा, किसी व्यक्ति से खरीदा होगा, या किसी साझेदारी फर्म से खरीदा होगा, या किसी कंपनी से खरीदा होगा। ये सब कंपनी, फर्म, संस्था क्या है ये? सर जी कैपिटल अकाउंट, सर जी पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? पेबल है, पैसा देना है। देखो ये आ गया। ऐसे ही फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? संपत्ति है। फर्नीचर क्या है? रियल अकाउंट है, संपत्ति है। देखो ये रियल अकाउंट में आ गया। देखो चेक करो, कैश रियल अकाउंट। कैश क्या है? संपत्ति है, असेस्ट है, असेस्ट है। बैड डेट्स, क्या होता है बैड डेट्स? ग्राहक पैसा लेके भाग गए, ग्राहक पैसा लेके भाग गए, मैंने माल बेचा, वो पैसा लेके भाग गया ग्राहक, तो पैसा क्या होगा? डूब गया। बैड डेट्स का मतलब होता है पैसा डूब गया, अब ना मिलेगा। तो क्या हो गया? सर जी हानि हो गई। सर हानियों को और खर्चों को कहां, हानियों को, लॉसेस को कहां दिखाते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। देखो ये आ गया बैड डेट्स। बैड डेट्स रिकवर्ड, मेरा पैसा डूब गया। 5 साल के बाद मेरे पास व्यक्ति आया, लो गुरुजी पैसा ले लो। मैंने क्यों, क्या हुआ? मुझे तो याद नहीं, मुझे तो याद ही नहीं। मतलब बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब होता है कि डूबा हुआ पैसा प्राप्त हो जाता है अकस्मात, अचानक, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। वो क्या होता है? सर जी वो मेरी इनकम होती है। वो मेरी क्या होती है बच्चों? इनकम होती है। और इनकम क्या होती है? नॉमिनल अकाउंट में दिखाएंगे। मैंने बताया था सभी खर्चों को और हानियों को कहां दिखाते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। मैंने आपको ये सब बातें बताई थी कि नॉमिनल अकाउंट में सर जी क्या आता है? सर जी नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? नॉमिनल अकाउंट में एक तो सर जी एक्सपेंसेस आते हैं, एक तो क्या आते हैं सर जी? एक्सपेंसेस, और क्या आती है? इनकम आती है। ये मैंने दिखाया था। और रियल अकाउंट में क्या आती है? सर जी असेस्ट आती है, असेस्ट आती है। और जी मैंने आपको बच्चों पर्सनल अकाउंट में भी बताया था कि क्या क्या आता है। पर्सनल अकाउंट में सर जी 3 चीज आती है, असेस्ट, लायबिलिटी और कैपिटल। यहां पे क्या क्या चीज आती है? एक तो सर जी असेस्ट भी आती है, लायबिलिटी भी आती है और कैपिटल भी आती है। देखो देखो मेरा बैंक में रुपया है, मेरा बैंक में पैसा जमा है, तो वो क्या है? मेरी असेस्ट नहीं हो गई, आ गई। लायबिलिटी में, लायबिलिटी क्या है? मुझे क्रेडिटर, मेरे क्या है? लायबिलिटी, मुझे पैसा देना है, ये भी आ गया। और कैपिटल भी आ गई। देखो तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पर्सनल अकाउंट में 3 चीज आ सकती हैं, असेस्ट, लायबिलिटी और कैपिटल। लेकिन रियल अकाउंट में क्या आएगा? सिर्फ असेस्ट आएगी। और नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा? सिर्फ सर जी इनकम और एक्सपेंस रहेंगे। सर जी ये चीजें आपको बार बार वीडियो सुननी पड़ेगी और अपने दिमाग में बसानी पड़ेगी। आपको ये चीज गूंज याद होनी चाहिए जो मैं समझा रहा हूं, ये आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। अकाउंट की कुछ चीजें हैं, जब आप बेसिक चीजें याद कर लोगे सर जी आगे आपको अकाउंट मुसीबत नहीं आएगी। ये शुरू के 8, 10, 15 लेक्चर, 20 लेक्चर ऐसे होंगे जो आपको हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि ये बेसिक है। और आपको बेसिक नहीं आता, जिस मकान की नींव कमजोर हो जाती है सर जी वो बिल्डिंग ज्यादा दिन तक खड़ी नहीं जा सकती। ये बेस है जो मैं बता रहा हूं, उसको दिमाग में रखिए और बार बार रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। जो बच्चा बार बार रिवीजन करेगा मेरी वीडियो का, मैंने वीडियो आपकी कोई भी बंद नहीं करी है। क्यों नहीं करी बंद आपने सर जी? ताकि आप कान में लीड लगा करके कभी भी सुन लो, आप कॉपी में उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप आराम से उसे वीडियो को सुनो कि गुरुजी क्या कह रहे हैं,
जब आएगा समझ में। अकाउंट इतना इजी थोड़ी ना सब्जेक्ट, साइंस से भी हार्ड पड़ता है बच्चों, अगर ध्यान से समझो तो। क्यों सर जी? साइंस में तो फॉर्मूले है, यहां फॉर्मूले नहीं है, यहां से समझना है, माइंड को चलाना है। चलिए ठीक है बच्चों, बैड डेट रिकवर्ड आ गया कि बैड डेट रिकवर्ड का मतलब होता है कि पैसा मेरा डूब गया, मेरा पैसा कोई लेकर भाग गया और 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 2 साल के बाद आया कि गुरुजी नमस्कार, मैं नमस्ते भैया, कि कैसे? कहते गुरुजी मुझे आपको पैसे देने थे, 5 साल 1000 रुपये देने थे और वो जो है मैं भूल गया था, सही में यार दे नहीं पाया, उस टाइम थे नहीं। तो मतलब डूबा हुआ पैसा प्राप्त हो गया, क्योंकि जो पैसा जो मैंने जो मुझे किसी से पैसे लेने थे रामलाल से, उसको मैंने हानि मान करके P&L अकाउंट में लिख दिया। P&L अकाउंट अब क्या होगा तुम्हें ये पता नहीं है, दिक्कत तो ये है ना। P&L अकाउंट एक अलग चैप्टर है, वहां समझाऊंगा। फिलहाल ये आप समझो कि आपने वो खर्चे मान करके आपने P&L अकाउंट के डेबिट में लिख दिए, हानि मान करके। अब 2 साल के बाद रामलाल आए मेरे पास, क्या गुरुजी नमस्कार, लो पैसे पड़ो 5000 रुपये। मैंने कहा कि भैया, क्या गुरुजी मुझे आपको देने थे। अब मैं उससे ये नहीं कहूंगा कि ये खर्चे मैंने तेरे को P&L अकाउंट में डाल दिए थे, खर्चा मान लिया तो मैंने हानि मान ली, मैंने तेरे अकाउंट को खत्म कर दिया, मैंने तेरे अकाउंट को बिल्कुल दिमाग से निकाल दिया, ऐसे बोलूंगा। आई लक्ष्मी को लात मार दूंगा मैं कहूँगा हाँ 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 ला भैया ला, बस मुझे अपने अकाउंट में मुझे एंट्री डालनी है, उसे थोड़ी डालनी है एंट्री रामलाल को। पैसा आया, मैंने जी में खर्च लग दिया, अब मेरी क्या हो गई है? इनकम हो गई। क्या हो गई है? इनकम हो गई। तो देखो इनकम में आ गया, डूबा हुआ पैसा प्राप्त हो गया, मिल रहा है, इनकम हो गई। ठीक है बच्चों, आगे देखो प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी, सैलरी एडवांस दे दी। अबे भैया सैलरी किसे दी? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय कौन है? इंसान, इंसान का बच्चा। इंसान का बच्चा कहां आएगा सर जी? पर्सनल अकाउंट में। कानून का बच्चा कहां आएगा? पर्सनल अकाउंट में। समझ में आ रही है? देखो आ गया, ये क्या है? ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। क्या है ये? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ये आ गया। सैलरी किसी व्यक्ति को तो आपने एडवांस दी होगी, अपने एम्प्लॉय को एडवांस दी सैलरी जो तुम्हारे यहाँ काम करता है, तो किसी व्यक्ति को दी तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। आगे देखो गुडविल। गुडविल क्या है सर जी? गुडविल का मतलब होता है नाम, प्रसिद्धि, फेमस, रेपुटेशन। बच्चा किससे आता है सर जी? मेरे नाम से आता है। गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। क्या एक्सपर्ट की गुडविल देख पा रहे हो? पूरे संसार में फैली हुई है। आज की डेट में ऑनलाइन क्लास चल रही है, पूरे संसार में फैली हुई है, लेकिन दिखाई दे रही है क्या? नहीं दे रही। तो क्या है ये? इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल का था जिसको हम छू नहीं सकते, नॉट टचेबल, इंटेंजिबल। क्या है ये? रियल अकाउंट है, संपत्ति है ये। देखो हम गुस्सा जी गुडविल संपत्ति क्यों है? हम किससे, बच्चा हमारे पास किससे आ रहा है सर जी? हमारे नाम से आ रहा है। बच्चा हमारे नाम से आ रहा है, फीस आएगी हमारे पास, हमारी एसेस है नहीं है जी, नाम है हमारा मार्केट में। बच्चा कहीं भी आ रहा है सर जी, आज बच्चा हमारे पास पूरे देश से जुड़ रहा है। भोपाल का बच्चा आ रहा है हमारे पास, यूपी से आ रहा है, MP से आ रहा है, जम्मू कश्मीर से आ रहा है, मुसलमान के बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से, बहुत बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, राजस्थान से आ रहा है, यूपी का तो नाम है हमारा, हम यूपी के रहने वाले हैं, तो यूपी से हमारे बच्चे आ रहे हैं, हमारा जन्म यूपी में हुआ, तो हमारी भाषा से समझ आते हैं कि ये हमारे यूपी के सर जी हैं। तो बच्चे आज हम दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, आज 30 साल से रह रहे हैं, लेकिन हमारी पैदाइशी कहाँ है? यूपी में। तो बच्चे समझ जाते हैं ये हमारे भाई है नहीं, बेशक हमारी जन्मभूमि कहाँ है? ये तो हमारी कर्म भूमि है दिल्ली में। यहाँ पढ़ाई की हमने, CA वगैरह यहीं से करी है, कंपनी सेक्रेटरी मैंने यहीं से की, M.Com मैंने यहीं से की। तो बच्चा जुड़ रहा है हमारे पास, चारों दिशाओं से जुड़ रहा है। झारखंड से आ रहा है, बिहार से बहुत बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। सर जी ये क्या है? सर जी क्या गुडविल दिखाई दे रही है एक्सपर्ट की? नहीं दिखाई दे रही सर, तो मेरी संपत्ति है। देखो विज्ञापन करा दिया, विज्ञापन करा दिया मैंने, फेसबुक पे विज्ञापन करा दिया, तो गूगल वाले मेरे से क्या लेंगे? पैसे लेंगे। पंपलेट लगवा दिए, रिजल्ट आया, पंपलेट लगवा दिए, पंपलेट लगवा दिए, तो क्या है ये? क्या होगा? पब्लिसिटी, खर्चा है, खर्चा है, खर्चा आ गया। देखो एडवर्टाइजमेंट आ गया। ऐसे ही कमीशन एक्रूड,
एक्रूड मतलब होता है ऐसी इनकम जो मैंने कमा ली लेकिन प्राप्त नहीं हुई। कमीशन एक्रूड, देखिए कमीशन एक्रूड मिलना है, मिलना है, मिलना है। कमीशन किसी व्यक्ति से तो मिलना है, किसी संस्था से मिलना है, मिला नहीं है। रिसेबल, आवाज क्या आ रही है? रिसेबल असेस्ट मिलना है, मिला नहीं है, मिलना है। तो एक असेस, लाइबिलिटी का कैपिटल, तीन चीज का कॉन्सेप्ट आता है इसमें। तो देखो ये आ गया कमीशन एक्रूड, किसी व्यक्ति से कमीशन मिलना है। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, कमा ली प्राप्त नहीं हुई, तो प्राप्त हो जाएगी ना, रिसेबल है ना। यहां पर क्या था पर्सनल अकाउंट में? सर जी रिसेबल और पेबल आते, मैंने आपको लिखवाया है, आप पीछे का रिवीजन करो। जब पर्सनल अकाउंट को मैंने क्लासीफाई, पर्सनल अकाउंट को मैंने क्लासीफाई किया दो भागों में, एक रिसेबल में और पेबल में। रिवीजन करो, देखो ये आ गया। आगे देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, क्या है ये? बिल्डिंग क्या है? मेरी असेस्ट है, मेरी संपत्ति है, मेरे अधिकार में, मेरी ओनरशिप मेरे पास है। मैं इसको बिल्डिंग को तोड़ सकता हूं, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करा सकता हूं, क्योंकि इसकी मकान की रजिस्ट्री मेरे पास है, मेरे नाम में है। तो ये क्या सर जी? असेस्ट है। देखो ब्याज मिला, ब्याज मिला, ये क्या है सर जी? सर जी मेरी इनकम है, मुझे ब्याज मिलेगा। देखो ये आ गई, इंटरेस्ट आ गई। ऐसे ड्राइंग्स, मालिक ने पैसा निकाल लिया, स्वामी ने पैसा बिजनेस से निकाल लिया, किसी व्यक्ति ने निकाला, बहन ने निकाला ना पैसा, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, तो ये कहां आएगा? ड्राइंग्स, पर्सनल अकाउंट। तो एग्जाम में आपके ऐसे आएगा, आपको कोई 10-12 आइटम दे देगा और आपसे कहेगा क्लासीफाई करो पर्सनल, रियल, नॉमिनल में। तो बच्चों समझ में आ गया? हाँ जी, इसका रिवीजन करिए। जो मैंने आपको चार्ट बनवाया था वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चार्ट को पढ़िए। कौन सा अकाउंट पर्सनल में कितने आए, कौन कौन से आइटम आते हैं, रियल में कौन से आएंगे, नॉमिनल में कौन से आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब वो कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। ये कैसे क्लासीफाई करवा रहा है? वो ऊपर वाला किससे क्लासीफाई करवा रहा था? ट्रेडिशनल से, क्योंकि ट्रेडिशनल अकाउंट में 3 अकाउंट बताए गए हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। वहां पर आपको जिक्र नहीं किया, लेकिन कॉमन सेंस की बात है, ट्रेडिशनल अकाउंट में 3 अकाउंट क्लासीफाई कराए, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और मॉडर्न अप्रोच में 5 अकाउंट क्लासीफाई कराए। सर जी कौन कौन से कराए? रिवीजन करा दो। LIC और असेस्ट और एक्सपेंडिचर, बस हो गया काम। इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों, बस यही है, 5 अकाउंट है। LIC बोलो, L लाइबिलिटीज, I इनकम, C कैपिटल, और 2 रह गए असेस्ट और एक्सपेंडिचर। चलिए देखें, क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम, ट्रेडिशनल अप्रोच से बताना है और मॉडर्न अप्रोच से बताना है। भाई साहब देखिए, अब बच्चा फंस जाएगा। अगर बच्चे को दोनों अकाउंट की नॉलेज नहीं है तो क्या वो कर लेगा? हाँ जी, नहीं कर पाएगा। तो देखिए कह रहा है ट्रेडिशनल अप्रोच से बताओ, या आगे ट्रेडिशनल और मॉडर्न से। कैश, कैश क्या है? कैश क्या है? रियल अकाउंट है, संपत्ति है, असेस्ट है। मॉडर्न अप्रोच से क्या है ये? सर जी असेस्ट है। देखो क्लासीफाई करवा रहा है, क्या करा रहा है? वर्गीकरण करा रहा है कि ये कैश है वो क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। सर ये रियल है। रियल अकाउंट में क्या आती हैं? सारी संपत्तियां आती हैं, बताया था मैंने आपको। हाँ सर। अब मॉडर्न में क्या है? मॉडर्न क्या है? असेस्ट है। कैश क्या है? असेस्ट है। परचेज, परचेज ट्रेडिशनल अकाउंट में क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा मानते हैं। और इसमें क्या है? एक्सपेंसेस है। ट्रेडिशनल अकाउंट में परचेज क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। आपको नाम बताना है कि ये जो अकाउंट रखे हैं ट्रेडिशनल में, ये अकाउंट क्या करे। मैंने बच्चों तक ध्यान से देखिए,
बच्चों का ध्यान से देखिए, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैंने क्या किया, ये 11 अकाउंट यहां उतार लिए। देखो 11 अकाउंट यहां उतार लिए, जो दे रखे हैं ये सारे 11 अकाउंट है, मैंने सब यहां उतार लिए। बस अब क्या करा, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। पहले अपना दिमाग पूरा उसमें लगा दो। देखो कैश रियल अकाउंट है, परचेज नॉमिनल। अभी मैं पढ़ नहीं रहा मॉडर्न अकाउंट, वरना कंफ्यूज हो जाऊंगा। ठीक है, कैश रियल, परचेज नॉमिनल, सेल्स नॉमिनल, रेंट रिसीव्ड क्या है, इनकम है, नॉमिनल, सेल्स रिटर्न, बिका हुआ माल वापस आ गया। एक होता है परचेज रिटर्न, एक होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है, मैंने माल देखा, जिसको माल देखा उस कस्टमर को माल पसंद नहीं आया, वो वापस कर गया, तो माल आ गया मेरे पास। तो ये क्या है, देखो जैसे सेल्स मेरी नॉमिनल अकाउंट है, जैसे मेरा सेल्स क्या है, नॉमिनल, तो सेल्स रिटर्न भी क्या होगा, नॉमिनल ही होगा। ऐसे ही परचेज क्या है, नॉमिनल, तो परचेज रिटर्न क्या होगा, नॉमिनल। ध्यान रखना, मैंने माल खरीदा, मैंने देखा हाँ अकॉर्डिंग टू सैंपल माल नहीं है, अकॉर्डिंग टू जो माल मैंने सैंपल के लिए भेजा था कि भाई ये माल भेज देना, अब वो माल देखा, मैंने चेक फाड़ा फूड़ी कि देखा वो सैंपल के अनुसार माल नहीं था, तो क्या करूंगा, उसे वापस कर दूंगा। देखो बैंक लोन, बैंक लोन क्या है, लाइबिलिटीज है। मैंने बताया था बैंक लोन कहाँ आएगा, क्या क्या चीज आती है पर्सनल अकाउंट में, असेस्ट, 3 चीज आती हैं, असेस्ट, लाइबिलिटी और कैपिटल। ध्यान रखना, जो बच्चा ध्यान से पढ़ेगा समझेगा वो चीज। अब देखो, अब हम देखो बैंक लोन, बैंक क्या है, सर जी पर्सनल अकाउंट है। आपने बैंक से लोन लिया, आप पेमेंट नहीं करोगे, लाइबिलिटी नहीं हो गई, पैसा देना नहीं है बैंक को। पैसा कैसे देना है, बैंक को। बैंक किसने बनाया, मेड बाई लॉ, मेड बाई लॉ। समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कानून का बच्चा, कानून का बच्चा। बैंक क्या है, कानून का बच्चा, जो कानून के द्वारा बनाई गई हो। बैंक मैंने थोड़ी बनाई है, मैं कौन हूं, आर्टिफिशियल। ठीक है, देखो पर्सनल अकाउंट, प्रीपेड सैलरी, सैलरी एडवांस दे दी, क्या है ये, क्या है ये, पर्सनल अकाउंट है। सैलरी किसे दी, किसी व्यक्ति को दी, सैलरी किसे दी, किसी व्यक्ति को दी। देखो ये आ गया पर्सनल अकाउंट, आ गया नहीं आ गया, देखो ये आ गया। बैड डेट्स, पैसा डूब गया, पैसा डूब गया, ग्राहक पैसे लेकर भाग गया, क्या हो गया, नुकसान हो गया, क्या है, हानि हो गई। हानि कहां आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। देखो जा गया नॉमिनल अकाउंट, देखो बैड डेट रिकवर्ड, डूबा हुआ पैसा मिल गया, डूबा हुआ पैसा मिल गया। कौन सा अकाउंट है ये, रियल, सॉरी नॉमिनल अकाउंट है। डूबा हुआ पैसा प्राप्त हो गया, अचानक मिल गया, जिसकी उम्मीद ना हो, अचानक मुझे पैसा कोई देने आ जाए, पड़ा हुआ पैसा मिल जाए, तो मेरी क्या हुई, इनकम हो गई। इनकम कहां आती है, नॉमिनल अकाउंट में। देखिए बच्चों समझ में आ रहा है कुछ, हाँ जी अब आ रहा है, समझ में आएगा। बेटा स्टार्टिंग है ना, आपको मम्मी ने 1 से लेकर 100 तक गिनती काफी टाइम लगाया, तो ये रूल है, आपको याद समझने में आपको टाइम लगेगा ना बच्चों। आप सोच रहे हो कि गुरुजी एक दिन में सिखा दें, सर जी मैं कोई फकीर थोड़ी ना हूं, आई एम नॉट ए झाड़ फूक वाला फकीर। मैं कोई मंदिर मस्जिद में थोड़ी बैठता हूं, गुरुद्वारे पे कि जी लोबान मार के हवा लगा दिखा दी, धुआं दिखा दिया, बच्चे की नजर उतार दी, मोर के पंख लगा दिए, 2-4 सर पे मार दिए, नजर उतार दी। सर जी इसके लिए आपको मजार पे जाना पड़ेगा, वहाँ फकीर आपकी नजर उतारेंगे। अकाउंट में मैं नजर थोड़ी उतारूंगा, मैं तो आपको सिर्फ सिखा सकता हूँ। एक चीज को 100 बार समझा रहा हूँ, आप देख लो। आप सोचो कि जी मैं कोई मंत्र मार दूं तुम्हारे को कैमरे के अंदर और जी आपको अकाउंट समझ में आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अकाउंट के लिए आपको बैठ के जम के बैठ के पढ़ना पड़ेगा, जब आएगी समझ में। ठीक है बच्चों, चलिए बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने अभी समझाया था कि मेरे 5,000 रुपये जमा है और मैंने 5 लाख रुपये का पेमेंट कर दिया चेक के थ्रू। बैंक ने पेमेंट कर दिया मेरे ब्याह पर, बैंक ने मेरे ब्याह पर क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। पैसे जमा थे 5,000, मैंने चेक काट के दे दिया कि रामलाल को 5 लाख रुपये का पेमेंट कर देना। बैंक ने उठाकर पेमेंट कर दिया, तो मेरे अकाउंट में क्या आ गया, -बैलेंस आ गया, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसा था ही नहीं। मेरे अकाउंट में पैसा कितना जमा था, 5, और बैंक ने कितना पेमेंट कर दिया, 5 लाख का। तो 4,95,000 रुपया क्या आ गया, -बैलेंस आ गया।
क्या आ गया, माइनस बैलेंस आ गया, इसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। मतलब बैंक को पैसा देना है। बैंक क्या है, कानून का बच्चा। क्या आ गया, कानून का बच्चा, बैंक को देना है। लायबिलिटीज है, हो गई, चिंता आ गई, बर्डन आ गया। तो ये देखो ये आ गया, पर्सनल अकाउंट आ गया। ऐसी परचेज रिटर्न बताया था, माल खरीदा, परचेज, मैंने माल खरीदा, तो परचेज को मैंने क्या माना ट्रेडिशनल अप्रोच में, सर जी नॉमिनल अकाउंट। तो परचेज, अगर मैंने खरीदा हुआ माल वापस कर दिया तो कहां आएगा, नॉमिनल अकाउंट। देखो अगर वो मॉडर्न अप्रोच से पूछ ले, ये सारे अकाउंट पूछ ले मॉडर्न अप्रोच से, तो मॉडर्न अप्रोच तो और ज्यादा सिंपल है। 5 अकाउंट फॉलो करने हैं, बस बताना है क्या असेस्ट है, क्या लायबिलिटीज है, क्या कैपिटल है, क्या खर्चा है और क्या इनकम है। सर जी बस ये जो बातें बता रहा हूं बच्चों, ये समझ लो, अकाउंट में आपका दूर हो जाएगा, सब कुछ समझ में आने लगेगा। मैं आपको इसलिए ज्यादा टाइम दे रहा हूं क्योंकि ये चीज समझ में आ जाएगी ना, फिर आपको आगे समझने में दिक्कत नहीं आएगी मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए कैश क्या है, सर जी मॉडर्न अप्रोच के अनुसार कैश संपत्ति है, ठीक है। परचेज क्या है, एक्सपेंसेस है। परचेज क्या है, अब ट्रेडिशनल में तो क्या है, पर्सनल या नॉमिनल है। अब परचेज क्या है, जो माल खरीदा, वो अमेरिका वाले कहते हैं चाहे माल खरीदो या किसी को पेमेंट करो, इसे क्या मानो, खर्चा मानो। हमारे पास से पैसा जा रहा है, इसे खर्चा मान लो। देखो एक्सपेंस मान लिया। सेल्स, मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं माल बेचूंगा, पैसा आएगा। क्या है, ये रेवेन्यू है, ये इनकम है। सेल्स मतलब रेवेन्यू, और रेवेन्यू बोले तो इनकम। देखो ये इनकम है मॉडर्न अप्रोच के अनुसार। किराया मिला, ये हमारी क्या है, सर जी इनकम है। ये क्या है, ये इनकम है, रेवेन्यू है। ये किराया मिल रहा है, रेवेन्यू है, ये इनकम है। ये आप इनको यहां पे इनकम भी ले सकते हो, इनकम भी ले सकते हो बच्चों। हमें किराया मिलेगा तो हमारी क्या हुई, इनकम हो गई, रेवेन्यू हो गया। बैंक से लोन लिया, क्या ये अभी बताया था, बैंक से मैं लोन लूंगा, कर्जा लूंगा तो क्या आएगा, बर्डन आ गया, बोझ आ गया। क्या आ गया, बोझ। बैंक लोन, चिंता हो गई, मेरे ऊपर बोझ आ गया, मुझे पैसा देना है। देना है मतलब पेबल है, पैसा देना है, लायबिलिटीज आ गई। प्रीपेड सैलरी क्या है, ये सर जी असेस्ट है। ये मैंने एडवांस में सैलरी दे दी, काम तो नहीं कराया। अगर मैं काम नहीं कराऊंगा तो मुझे पैसा मिल जाएगा ना भाई, सिंपल सी बात है, बात ध्यान समझो। प्रीपेड सैलरी का मतलब क्या है, आपने मोबाइल में रिचार्ज करा लिया, आप यूज नहीं कर रहे, तो वो आपके अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ वो क्या है, आपकी असेस्ट है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। आपने मार्च के महीने में, मेरे पास एक एम्प्लॉय आया, काम करता है मेरे पास एक एम्प्लॉय, बोला कि गुरुजी मुझे 2 महीने की एडवांस सैलरी दे दो, मेरी बहन की शादी है। 2 महीने की सैलरी मतलब अप्रैल की और मई की। कब आया, मार्च में। तो मैं मार्च की सैलरी तो दूंगा ही दूंगा, क्योंकि मैं वो उसमें मेरे पास काम करा है। मार्च के महीने के, मार्च के एंड में आया ना, तो मैंने उसे सैलरी दी 30,000 रुपये। 10,000 रुपये महीने देता हूँ, तो 10,000 तो जो सैलरी जो मार्च की थी वो तो खर्चा ही है, साल मेरे अकाउंट कब बंद हो रहे हैं, मार्च को। तो मैंने एडवांस कब कर दिया, अप्रैल का और मई का। क्या मार्च के महीने में क्या मैंने अप्रैल और मई का काम करवा लिया, नहीं कराया, वो क्या हो गई, मेरी एडवांस हो गई। अगर वो काम नहीं करेगा 1 अप्रैल को, अगर वो काम नहीं करा उसने, कह दिया मैं आपके पास काम नहीं करूंगा, तो क्या करेगा, मुझे वापस करेगा, तो वापस मिल जाएगा ना, उसे बोलते हैं असेस्ट। जो मुझे वापस मिल जाएगा, मैंने आपको असेस्ट की डेफिनेशन हिंदी में ही लिखा रखी है, जो पैसा फ्यूचर में मुझे वापस मिल जाएगा वो मेरी क्या होती है, असेस्ट होती है। देखो ये आ गया असेस्ट। ऐसे ही बैड डेट्स, पैसा डूब गया, खर्चा हो गया, हानि हो गई। क्या हो गई, हानि। देखो 5 अकाउंट में छेड़ना बस, ये क्या है, एक्सपेंसेस और लॉसेस है। बैड डेट्स रिकवर्ड, ये हमारी इनकम है। बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है, सर जी मेरी इनकम है। बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है, मेरी इनकम है, रेवेन्यू है। क्या ये
रेवेन्यू है, इनकम है, ये मेरी इनकम है, ये यहां लिख लो इनकम, इनकम है ये, ठीक है बच्चों। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज है, मैंने बताया था आपको लायबिलिटी पैसा देना है। और परचेज रिटर्न क्या है ये, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, मतलब मेरे एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये घट जाएंगे। तो ये क्या है, ये एक्सपेंसेस है, ये डिक्रीज इन एक्सपेंसेस। भाई सिंपल सी बात है, मैंने माल खरीदा, मैंने क्या कर दिया, वापस कर दिया, तो क्या है, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो ये पढ़ो ध्यान से, नोट पढ़िए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन गुड्स आर परचेज कैश गोज आउट एंड गुड्स कम्स इन, कह रहा है जब भी आप माल खरीदोगे पैसा आएगा और गुड्स कम्स इन, कैश गोज आउट, कैश जाएगा और माल आएगा। बात समझ लीजिए, आपने माल खरीदा, आप एक्सपर्ट का अकाउंटेंट मान लो, आपने नगद माल खरीदा, माल आएगा और कैश जाएगा। व्हेन गुड्स आर सोल्ड, माल बेचा, तो क्या होगा, जब मैं माल बेचूंगा पैसा आएगा, कैश कम्स इन एंड गुड्स गोज आउट, माल जाएगा, दुकान से क्या होगा, माल जाएगा। सेल्स रिटर्न विल बी इंक्रीज द स्टॉक, अगर मैंने माल बेचा, अगर बिका हुआ माल मुझे वापस आ गया तो क्या होगा, स्टॉक क्या हो जाएगा, सर जी स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन स्टॉक एंड रिड्यूस द डेटर्स, और जिससे पैसा लेना था वो क्या हो जाएगा, डेटर्स मेरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मैंने 1 लाख का माल बेचा, तो 1 लाख मुझे, मैंने रामलाल को उधार माल बेचा 1 लाख का, तो मुझे रामलाल से कितने लेने, 1 लाख। अब रामलाल ने क्या कर दिया, 10,000 रुपये का माल वापस कर दिया, तो स्टॉक बढ़ गया, मेरे पास दुकान में माल आ गया, और मेरे डेटर्स भी तो कम हो गए 10,000 से, मेरे डेटर्स भी तो घट गए, घट गए मतलब डिक्रीज हो गए, रिड्यूज हो गए, रिड्यूज इन डेटर्स। ऐसे परचेज रिटर्न डिक्रीज द स्टॉक, मैंने खरीदा हुआ माल वापस कर दिया, तो स्टॉक क्या हो जाएगा, मेरा कम हो जाएगा, मेरे पास से माल चला जाएगा। परचेज रिटर्न मतलब जो माल खरीदा, अब मैंने कुछ माल क्या कर दिया, वापस कर दिया, तो स्टॉक मेरा कम हो जाएगा ना, देखो। एंड डिक्रीज द क्रेडिटर्स, और मेरे क्रेडिटर्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि मुझे देने थे 5 लाख रुपए, अब मैंने 50,000 रुपये का माल वापस कर दिया, अब तो मुझे कितने देने हैं, 4.5 लाख, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। ये सब क्वेश्चन को बेटा घर बैठे करेंगे आराम से, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप मेरे से पूछेंगे, ठीक है बच्चों। क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न अप्रोच, आल्सो स्टेट वेदर दे शुड डेबिट और क्रेडिट, ठीक है बच्चों। ये आपको 8 आइटम दे रखे हैं, वो कह रहा है कौन से बेसिस से बताने हैं। बेसिस कौन सा होगा सर, सर बेसिस होगा मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, और वेदर दे डेबिट और क्रेडिट बताना है। जैसे मशीन बढ़ गई, बताया था मैंने आपको, बताया था, अभी सब दोबारा समझा दूंगा, आप चिंता ना करो, 20 बार कराऊंगा, 1000 बार कराऊंगा, जब तक तेरे दिमाग में बस नहीं जाएगा, तेरे ब्लड में नहीं बस जाएगा। डेबिट और क्रेडिट दोनों अप्रोच से, ट्रेडिशनल से और मॉडर्न से, जब तक कराता रहूंगा, ठीक है, ठीक है। कह रहा है इंक्रीज इन मशीनरी, मशीन बढ़ गई, अगर मशीन बढ़ेगी, मशीन क्या है, संपत्ति है, और संपत्ति है, देखो असेट, नेचर क्या है इसका, पहले नेचर पता करो। मॉडर्न से पहले क्या पता करोगे, नेचर, मशीन कौन सा नेचर की है, सर जी मशीन जो है संपत्ति है, असेस्ट है, और असेस्ट बढ़ेगी तो क्या करूंगा, डेबिट। बताया था मैंने आपको, असेस्ट बढ़ेगी, ऊपर जा रही है, तो क्या करूंगा, डेबिट। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज मिल रहा है, इनकम है, ये क्या है, ये इनकम है या रेवेन्यू में, बात एक ही, बताया था मैंने आपको। इनकम बढ़ेगी तो क्या करूंगा, क्रेडिट। इनकम बढ़ रही है, बढ़ेगी तो क्रेडिट, और घटेगी तो डेबिट। देखो इनकम बढ़ रही है, क्रेडिट आके देखो, डेबिट या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो होगा तो एक चीज ही,
अगर मेरी इनकम बढ़ेगी, याद करो, तो क्या करूंगा? क्रेडिट। डेबिट या क्रेडिट में से एक ही चीज होगी बच्चों, डेबिट या क्रेडिट में से एक ही चीज होगी। ऐसे ही इंक्रीज इन डेटर्स। डेटर्स क्या है? मुझे पैसा लेना है, रिसीवेबल है, मैंने उधार माल बेचा था, पैसा लेना है, डेटर्स है, संपत्ति है। देखो, और संपत्ति बढ़ेगी तो क्या करूंगा? डेबिट। देखो, संपत्ति बढ़ रही है, देखो बढ़ रही है, थर्ड केस बढ़ रही है तो क्या करूंगा? डेबिट। डिक्रीज इन डेटर्स, पहले देखो डेटर्स क्या है? असेस्ट है। डेटर्स क्या है? पहले देखो डेटर्स है क्या? असेस्ट। ठीक है, अब असेस्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगी तो क्रेडिट। देखो ये आ गया क्रेडिट, देखो ये आ गया। चेक करो बच्चों, तेरे आंख में गंदगी हो सकती है, राजीव जैन के कॉन्सेप्ट में गलती निकालने वाला दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ। ये समझ ले, पूरे ब्रह्मांड में मेरी गलती निकाल दे मेरे अकाउंट के अंदर, गला काट कर ले जाइयो। बाई चांस मैंने लिख दिया हुआ तो अलग है, लिख दिया हो, टाइपिंग गलत हो गई हो, वो चीज अलग है। जैसे अभी बच्चे ने एक भेजा था, गोला बना के भेजा था, वो तो जिसी था मिस्टेक बाई टाइपिस्ट, तो ये गलती हो जाती है। वो बच्चे का जो मैंने नोट्स बना के दे दिए, तो टाइपिंग करने वाला कर रहा है, तो उसने कॉपी पेस्ट कर लिया, तो वो कॉपी पेस्ट कर लिया, उसे पता ही नहीं क्या अकाउंट क्या होती है, उसे क्या पता। तो मैंने चेक नहीं करता हूं, मैं सोचता हूं यार समय नहीं है ना बच्चों, तो ये सब मिस्टेक नहीं होती। ठीक है, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है? सर ये लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स का मतलब, क्रेडिटर वह व्यक्ति होते हैं जिनको हमें पैसा देना है। हमने उधार माल खरीदा घनश्याम से, तो घनश्याम को पैसा देना है, तो घनश्याम को अकाउंट की लैंग्वेज में क्या बोलूंगा? घनश्याम मेरे बिजनेस के लिए क्या है? क्रेडिटर्स है, मुझे पैसा देना है। बोझ आ गया, चिंता आ गई। क्रेडिटर्स मेरा क्या है? सर ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करूंगा? क्रेडिट। तो ये बेटा ये आपको दिमाग में बसा लो, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। LIC बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। बस L का मतलब लायबिलिटी। बस सर जी इससे ज्यादा सिंपल तो मैं कर नहीं सकता। हाँ सर, अब आया समझ में आएगा। अरे मैं एक चीज 100 बार समझाऊंगा बच्चों, आप क्या सोच रहे हो? घबराओ मत अकाउंट में, मैं हूं ना, बस विश्वास करो। आगे देखो, अब पहले ये देखो क्रेडिटर्स क्या है? सर जी लायबिलिटी है। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिससे हमने उधार माल खरीदा, हमें पैसा देना है, चिंता हो गई। अब ये क्या हो रहा है? घट रही है, बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। लायबिलिटी क्या हो रही है? घट रही है। लायबिलिटी क्या हो रही है? घट रही है। लायबिलिटी क्या हो रही है? घट रही है। तो क्या करूंगा? डेबिट। समझ में आ रहा बच्चों? चलिए फिर सैलरी पेड। सैलरी क्या है? सर जी खर्चा। पहले देखो सैलरी है क्या? सर जी खर्चा है, मॉडर्न की अप्रोच के अनुसार लॉसेस है। अब खर्चा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मैंने आपसे बताया था एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट और असेस का कॉन्सेप्ट सेम होता है। असेट बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगी तो क्रेडिट। ऐसे ही खर्चे बढ़ेंगे तो डेबिट और घटेंगे तो क्रेडिट। सेम कॉन्सेप्ट है असेस का और एक्सपेंसेस का। याद रखो बेटा, हमेशा याद रखो, असेस का और एक्सपेंसेस और लॉसेस का एक ही कंसेप्ट है। असेस का और लॉसेस का एक ही कंसेप्ट है। असेस बढ़ेगी तो डेबिट होगा और एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट होगा। देखो सैलरी बढ़ रही है, डेबिट। देखो ऐसे ही समझ में आ रहा है बच्चों? बेज आउटस्टैंडिंग। सर जी ये क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? मैंने बता रखा है आपको, थ्योरी पढ़ो, थ्योरी के लेक्चर देखो, बेसिक देखो, सब लिखा रखा है, फिर दोबारा समझ लो। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पैसा देना है, काम करा लिया, पैसा नहीं दिया, वर्क डन बट नॉट पेड।
आउटस्टैंडिंग का मतलब है एक्सपेंस से ड्यू बट नॉट पेड, भेजे ड्यू बट नॉट पेड, काम करा लिया पैसा नहीं दिया। तो पैसा नहीं दिया तो क्या मार के बैठ जाओगे? हैं, बवाल मचा देगी लेबर, बवाल। हाँ जी, बेइज्जती कराओगे मोहल्ले गली मोहल्ले में। हैं, मेरे यहाँ काम करने आती है बीना, तो मैं उससे क्या कहता हूं कि आपने उसने 1 महीने काम कर लिया, मैंने बीना मैं पैसा जो है मार्च का पैसा 10 तारीख को दूंगा अप्रैल में, तो 31 मार्च तक तो पेमेंट नहीं किया ना, मेरे खाते का अकाउंट का क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को, तो 31 मार्च को मैं पेमेंट नहीं किया तो मेरा खर्चा तो हो गया ना, काम तो बीना ने मेरे कर दिया ना, पेमेंट नहीं किया बस। तो क्या है, पैसा देना है बीना को 31 मार्च को, तो बैलेंस शीट में कहां दिखाऊंगा? लायबिलिटी साइड में पैसा देना है। बैलेंस शीट का मतलब मैं परसों समझाऊंगा, सॉरी कल समझाऊंगा, कि आपको दिमाग में आया ना बैलेंस शीट में कहां दिखाऊंगा? लायबिलिटी साइड में। तो आपके दिमाग में आएगा सर जी बैलेंस शीट क्या होती है? हाँ, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर सारे तार जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो कोई चीज अगर आ जाती है तो आप ये मत सोचो कि जी दोबारा नहीं बताई जाएगी, हर चीज 100 बार बताई जाएगी। कल बताऊंगा कि बैलेंस शीट होती क्या है, अभी आप फिलहाल इतना समझो, ठीक है? तो मजदूरी देनी है, तो मजदूरी क्या देनी है? काम करा लिया, पेमेंट नहीं किया तो पैसा दूंगा ना, तो लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी क्या हो रही है? घट रही है, बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। देखो हो गया, ठीक है? ये बच्चों में वही बताया था मैंने आपको, टी सेव अकाउंट बताया था अभी आपको। हाँ जी, समझ लो जरा, फिर आपको किसी समझाया नहीं आपने। प्लेस विथ आइटम्स ऑन दी प्रॉपर साइड। देखो, हालांकि मैं ये बच्चों आपको कहां सिखाऊंगा? सर जी मैं ये सब अकाउंटिंग इक्वेशन में सिखाऊंगा, ठीक है? लेकिन अगर अकाउंट में आ गया है तो सर जी समझा दो, हाँ समझ लो। अब मैं क्या, मैं फिर भी याद दिलाऊंगा कि जी आपने वहां समझाया था, अभी समझ लो, क्या दिक्कत आ रही है? 2 मिनट काम है मेरे लिए। तो सही, अकाउंट तो मेरे हाथ का बाएं हाथ का खेल है। जब अकाउंट में अकाउंटिंग इक्वेशन कराऊंगा ना, मॉडर्न अप्रोच के ऊपर एक अलग से चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। मॉडर्न अप्रोच का दूसरा नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, ये वहां समझाऊंगा। कल थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, बाकी का इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। 8 या 10 लेक्चर लगेंगे, 10 लग जाएंगे, 12 लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, 15 लग जाए। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में मैं आपको मॉडर्न अप्रोच में 15 लेक्चर अलग से लगाऊंगा, क्योंकि उसका अलग से चैप्टर है, पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर पूरा चैप्टर है, वो अलग से दूंगा मैं आपको। टाइम फिलहाल अभी जब आया है कॉन्सेप्ट तो बता देता हूं। वो क्या करा है? ओपन टी शेप अकाउंट कैसे बनाना है? टी शेप, टी शेप कैसे बनता है? टी शेप बनता है ऐसे, टी बन गया, अरे ऐसे बनता है ना सर जी, ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है टी शेप, टी ऐसे बनता है ना, हाँ जी बनता है। ये होता है टी शेप अकाउंट। यहां अमाउंट आ जाती है, इसमें क्या आ जाती है? अमाउंट। ये टी बन गया, ऐसे टी बनता है, बस इसे बोलते हैं टी शेप अकाउंट। देखिए कैसे बनाया, क्या पूछा है वो? फर्नीचर अकाउंट पूछ रहा है। क्या पूछा है वो आपका? वो आपसे कह रहा है फर्नीचर अकाउंट बनाइए। क्या बनाइए? जैसे मैंने बताया था ना आपको, पीछे बताया था, देखो ये बताया था, देखो समझ लो ध्यान से, पीछे बताया था मैंने आपको, ये बताया था, ये बताया था, देखो ये सब बताया ना मैंने आपको। असेस्ट अकाउंट कैसे बनेगा? असेस्ट बढ़ेगी तो डेबिट, इंक्रीज इन असेस्ट विल बी टेक प्लेस इन द डेबिट साइड। ये टी से बनता है। मैंने कहा आपको ये सब मॉडर्न में बताऊंगा, अकाउंटिंग अप्रोच में बताऊंगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में। ये टी से अकाउंट है। असेस्ट अकाउंट बोले तो फर्नीचर अकाउंट। असेस्ट क्या है? फर्नीचर अकाउंट है। असेस्ट क्या? संपत्ति है। फर्नीचर मेरी क्या है? संपत्ति है। मशीन क्या मेरी? संपत्ति है। स्टॉक क्या? संपत्ति है। कैश क्या? संपत्ति है। बिल्डिंग क्या? संपत्ति है। लैंड क्या? संपत्ति है। मशीन क्या? संपत्ति है। गुडविल क्या? संपत्ति है। देखो, तो असेट बढ़ेगी तो कहां लिखूंगा? डेबिट में। और डिक्रीज इन असेट विल बी टेक प्लेस कहां लिखूंगा? क्रेडिट में। संपत्ति बढ़ेगी डेबिट, ये साइड डेबिट होता है। ये क्या होता है? लेफ्ट और राइट। असेट बढ़ेगी तो लेफ्ट हैंड साइड और घटेगी तो क्रेडिट साइड में आएगा। देखो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, देखो आप दिखाऊं तुम्हारे को, तुम सोचते हो कि गुरुजी ने कहां कराया था, आपने पढ़ा नहीं होगा। मैंने कहीं कराया है बच्चों, बिल्कुल शुरू में कराया था। देखो कहां कराया था, देखो यहां लगाया।
देखो ये डेबिट का मतलब एब्रीविएशन क्या है, डीआर, जो कहां दिखाया था, देखो ये दिखाया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के बताइए, कैरेक्टरिस्टिक बताइए। देखिए क्या है कैरेक्टरिस्टिक, देखो डेबिट एंड क्रेडिट साइड आर टू साइड ऑफ अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज नोन एज ए क्रेडिट साइड। ठीक है, ये भी बताया था। मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, मैं कॉपी को यूं लिखता हूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड होता है और राइट हैंड साइड होता है। तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड, और लेफ्ट में क्या आएगा, डेबिट। लेफ्ट को हमेशा डेबिट और कॉपी ये रखी हुई है, तो ये राइट क्रेडिट और ये डेबिट, याद रखो हमेशा। तो वही यहां पे यूज किया गया। देखो एक एक चीज इंपोर्टेंट है, देखिए देखिए बच्चों, ये क्या बताया मैंने, असेट बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगी तो क्रेडिट, असेट बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगी तो क्रेडिट। समझ में आ रहा है बच्चों। अब इंक्रीज इन असेट विल बी टेक प्लेस इन दिस साइड, इस साइड में लिखेंगे। असेट बढ़ेगी तो घटेगी तो कहां लिखूंगा, इस साइड में। डिक्रीज इन असेट विल बी टेक प्लेस इन दिस साइड। डिक्रीज का मतलब होता है घटना, कम होना। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कम होना, और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। चलिए अब वहीं पे आइए, उसी क्वेश्चन पे आइए। अब बच्चों उसी क्वेश्चन पे आइए। देखिए देखिए तो देखो, परचेज फर्नीचर फॉर भी 50,000, 50,000 से फर्नीचर खरीदा। क्या खरीदा, फर्नीचर। तो फर्नीचर आ रहा है ना, मेरे बीच में फर्नीचर आ रहा है, संपत्ति बढ़ रही है, फर्नीचर बढ़ रहा है। इंक्रीज इन फर्नीचर अकाउंट कितना, 50,000, 50,000। फिर आपने और खरीद लिया, एडिशनल परचेज फर्नीचर 30,000 आपने और खरीद लिया, फिर आ गया डेबिट में। मैंने आपको क्या लिखा था, संपत्ति बढ़ेगी, इंक्रीज इन असेट दिस साइड, इंक्रीज इन फर्नीचर, फर्नीचर बोले तो असेट, इंक्रीज इन फर्नीचर अकाउंट, कैश पे किया तो फर्नीचर आएगा, तो क्या करूंगा, डेबिट। 50 और 30 80। कह रहा है सोल्ड फर्नीचर 25,000, आपने फर्नीचर बेच दिया, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा सर जी, कम हो जाएगा। मेरे बीच में क्या हो जाएगा सर जी, कम हो जाएगा, तो डिक्रीज हो गया। देखो ये आ गया, ये डिक्रीज आएगा। ठीक कर लो, ये डिक्रीज, डिक्रीज इन फर्नीचर अकाउंट, बेच दिया, संपत्ति मेरी कम हो जाएगी 25,000 से। ऐसे ही और देखो, टोटल डेबिशन ऑन फर्नीचर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड 6500। इसमें आपने क्या लगा दिया, हिरास लगा दिया, कमी आ गई। हिरास का मतलब क्या होता है, कमी आना, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, संपत्ति के मूल्य में कमी आना। आप लगातार कोई संपत्ति को यूज करोगे तो उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। कमी को बोलते हैं घिसावट आना। क्या बोलते हैं, घिसावट। देखिए तो डिक्रीज इन फर्नीचर अकाउंट, सर जी बेच दिया, कमी आ गई, हिरास लग गया 6500 रुपये, कमी आ गई। अब बताओ टोटल कर लो 80, 80 में से ये 25,000 और 6500 लेस कर दो, कितना आ गया, 48,500। ये कितना आ गया, 48,500। ये 80,000 रुपये आपने यहां भी लिख दिए, इधर भी लिख दिए। तो 80 में से ये लेस कर दो, ये दोनों चीज लेस कर दोगे आप, तो क्या आ जाएगा, 48,500। बैलेंस बचा आज की डेट में मेरे पास कितना बैलेंस बचा, सीडी 48,500। इसे बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन। ये सब बताऊंगा बाद में, जब मैं आपको क्या सिखाऊंगा, जर्नल से क्या सिखाऊंगा, लेजर। हर चैप्टर एक दूसरे से लिंकेज है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे इसका कोई बहुत बड़ा यूज है। अभी एक एक चैप्टर बहुत बड़े बड़े सिखाऊंगा, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। बस फिलहाल समझ लो
80,000 का टोटल फैसला आया, इसमें से कितना चला गया, 25 का चला गया, इसमें हिरास लग गया, टोटल कितना रह गया 48,500। ठीक है बच्चों, आगे देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कह रहा है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, ये आप तो खुद ही पढ़ कर लोगे आप। व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट, कैश अकाउंट की नेचर कौन सी है, तो कहता है इसमें 4 में वो बताना आपको कौन सा सही है। कैश क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या नन ऑफ दीज है। तो कैश क्या है, रियल अकाउंट है। कैश कौन सा है, देखो मैंने आंसर भी लिख रखे हैं, एक का बी, एक का बी, बस आपको आंसर यही लिखना है 1B। एग्जाम में ऐसे आएंगे क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन सीए में भी ऐसे आते हैं, सीए में भी ऐसे आते हैं, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। ठीक है बच्चों, एग्जाम में 1 क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से बताएगा, आप बताओगे कि कैश कौन सा अकाउंट है, किस टाइप का नेचर है, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल। तो आप कौन सा अकाउंट है, कैश संपत्ति है, रियल अकाउंट है। तो आंसर क्या आएगा, 1 का बी, 1 का बी। चलिए ऐसे ही देखो सेकंड अकाउंट, अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट व्हाट विल बी डेबिटेड, क्या डेबिट होगा, व्हाट विल बी डेबिटेड। अब पर्सनल अकाउंट में क्या रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द कह रहा है पर्सनल अकाउंट में कौन सा डेबिट होगा, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। समझ में आ रही है, रूल याद नहीं है तो फिर बस ऐसी हिलक जाओगे, तो उसमें मेरी गलती क्या है। तो जो मैंने पढ़ा दिया सब वही पूछा जाएगा, कहीं से बाहर से नहीं आएगा क्वेश्चंस। आप उसे रिवाइज करो, आपके समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे पेपर में, ऐसे पूछे जाएंगे। तो दूसरे का बी आ गया, अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट व्हाट विल बी क्रेडिटेड। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो जाएगा उसे क्रेडिट करूंगा। तो रियल अकाउंट में कह रहा है, रियल अकाउंट व्हाट विल बी क्रेडिटेड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो गया उससे क्या करूंगा, डेबिट। ठीक है, जो गया उसे क्या करूंगा, क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या आएगा, तीसरे का सी। आंसर देखो ये आ गया, तीसरे का सी आ गया आंसर। फोर्थ देखो, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच डिक्रीज इन असेस विल बी, असेस बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगी तो क्रेडिट। तो घटेगी तो डिक्रीज हो रही है असेस, तो क्या है, ये आ गया आंसर। तो चौथे का बी देखो, चौथे का बी कुछ है, हाँ सर अब आ रहा है। विश्वास करो अपने गुरुजी पे, समझ में आ रही है। ऑनलाइन में बच्चे ये सोच रहे हैं कि स्कूल में जैसे पढ़ा रहे हैं ना मास्टर, बच्चे बावले हो रहे हैं, बिदक रहे हैं ऑनलाइन के नाम से। जैसे स्कूल में बच्चे मास्टर पढ़ा रहे हैं, सही। ऑनलाइन का मतलब वो नहीं है एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर के अंदर सारे मास्टर नंबर 1 पढ़ा रहे हैं, नंबर 1। विश्वास करो अपने गुरुजी पे बस। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच दे आर टाइप ऑफ अकाउंट, कितने प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। रियल अकाउंट में कितने कौन से होते हैं, 3 अकाउंट होते हैं, 5A, ये आगे 5A बस। अब आपको यार ध्यान में दे रही होती नहीं, फालतू बकवास कर रही है, ठीक है। तो हमारा 5 का ए आ गया आंसर। ऐसे फिल इन ब्लैंक्स कर लोगे, अब सब समझा दिए मैंने। देखिए ये सबके आंसर दे रखे हैं बच्चों, सबके आंसर देखें ये, अब आप कर लोगे। मैं भी थक चुका हूं, बहुत मेहनत कर दी आज, गला बैठ गया, हालत कांपने वाली हो गई। इतनी मेहनत आज मैंने लिखा नहीं, सिर्फ समझाया आज, तो समझाने में पूरा गला खत्म हो चुका है मेरा। नमस्कार, गुड नाइट। अपने घर पर रहिए, ध्यान रखिए अपना भी और अपने घर वालों का भी। आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। गुड नाइट। बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, PhD करेंगे मैथ्स में।